चलिए आज हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करते हैं इसमें। तो हमने शुरू करना है कैपेसिटर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बाद में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खूब सारे होंगे। और कैपेसिटर हमारे आसपास काफी यूजफुल चीज है क्योंकि चार्ज स्टोरेज मेन कंसेप्ट है। आपका इन्वर्टर की बैटरी हो, आपके मोबाइल की बैटरी हो, जहां पर चार्ज स्टोर किया जा सकता है, तो उस कंसेप्ट को सीखना है। तो जाहिर सी बात है कि ये काफी एप्लीकेशन वाला चैप्टर था शुरुआत में, लेकिन हम बात करेंगे, हम एटॉमिक लेवल पे जाएंगे। और इस बार अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होने जा रहे हैं वो है इंसुलेटर्स। तो हम उन पे बातचीत करेंगे। तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं। आप ये देखिए कि कंडक्टर्स जिनको कहते हैं हम लोग जनरली, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी तरह भरा हुआ ना हो। तो मतलब अगर वो आधे से कम भरा हो तो आपने देखा होगा तो वो तो बड़े अच्छे कंडक्टर हैं। और अगर वो ठीक आधा हो तो सेमी कंडक्टर पे आ जाते हैं। नॉर्मली हम 8 इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिट माने तो 4 अगर उसमें भरे हुए हो तो फिर वो सेमी कंडक्टर के स्टेट में आने लगता है। और 4 से ज्यादा भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो कोई बात नहीं, वो रिसीव करके अपना ऑक्टेंट पूरा कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग कंडक्टर्स को बांटते हैं। सेमी कंडक्टर भी हो गया हाफ फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आता ही है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते रहते हैं। थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर को रिकॉल करता हूं ताकि चीजें और बेहतर समझ में आ जाए। मैंने 11th क्लास में आपको एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो जिसने यहीं से शुरू किया हो। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, एटम जब आप बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन जो है वो वजन के मामले में लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। वजन के मामले में, चार्ज के मामले में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे बराबर ही चार्ज होता है, बस इक्वल और अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड में बराबर ही होता है। लेकिन मास के मामले में आपने महसूस किया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी होता है। तो प्रोटॉन को अगर आप एक बड़ा कद्दू जैसा मान लें तो फिर इलेक्ट्रॉन एक मिर्ची की तरह हो जाएगा आपके पास छोटा सा। तो तराजू में आपने 1837 37 चीजें, 36 भी अगर आप रखें तो लगभग चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। याद करना आसान हो जाएगा, 18 फिर 36 उसका डबल। जहां 36 याद रहेगा 37 भी याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है प्रोटॉन के मुकाबले, आपने ये सीखा इससे। और बच्चों जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं आगे तो हम ये देखेंगे कि वो इस तरह से टूटता है, न्यूट्रॉन प्लस और माइनस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो जब एक न्यूट्रॉन ऐसे टूट सकता है तो अब आप मुझे बताइए कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से भारी हुआ या हल्का हुआ? सर भारी हो। भारी हुआ। तो न्यूट्रॉन तो और भी भारी हुआ प्रोटॉन के मुकाबले, लेकिन बहुत ज्यादा भारी हुई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का गैप कम है, जो असली गैप है वो इलेक्ट्रॉन बेचारा बहुत हल्का है। तो अब हम एक कोई हमारे घरों में नमक मिलता है सोडियम क्लोराइड, तो हम सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। आपने सोडियम Na, जिसको हम बोलते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखा ही होगा। हेलो,
हाँ सर। हाँ, तो सोडियम के बारे में ध्यान से देखिए। फिर मानवेंद्र समझ में आ रहा होगा। सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। तो 8 प्रोटॉन अगर आप लेते हैं तो आप लगभग कह रहे हैं 1837 इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर है। तो अगर 10 प्रोटॉन लेंगे तो लगभग 18370 इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर हो जाएगा। तो 11 प्रोटॉन है टोटल, फिर 1837 जोड़ो। मैं बहुत रफ जोड़ दे रहा हूँ, छोड़ो। तो ये लगभग 20,000 इलेक्ट्रॉनों के वजन के बराबर 11 प्रोटॉन है भाई। 20,000 के आसपास। और ऐसे 12 न्यूट्रॉन है बच्चों। तो आप ये मान लो लगभग ये 22,000 इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर आ जाएगा। आप ये कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। आप ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मास के हिसाब से सोच रहे हैं आप, तो जो न्यूक्लियस जिसको कह रहे हैं, आप देखिए केवल सोडियम एटम में ही लगभग 42,000 इलेक्ट्रॉनों के वजन के बराबर लगभग मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने न्यूक्लियस का मास देखा और लगभग मेरा आइडिया है कि 42,000 इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर है। अब आपने कहा कि पूरे ये तो हुआ न्यूक्लियर मास, क्योंकि न्यूक्लियस का हम माप रहे हैं। अगर आपने कहा पूरे एटम का मास, तो आप गौर करिए कि अब पूरे एटम में 11 इलेक्ट्रॉन और है जो बाहर घूम रहे हैं। आप कहेंगे अरे छोड़ो यार, भाई आपके दोस्त के पास 42,000 रुपये है और आपने कहा 11 रुपये और ले ले। उसने कहा तू ही रख ले, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा क्यों कहता है इंसान जब वो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है? कहना क्या चाह रहा हूं कि 42,000 तो ऑलरेडी बहुत रफ एस्टिमेट है, उसमें 11 जोड़ो घटाओ कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों यहां से ये समझ में आता है कि न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। मैक्सिमम 98-99% से ज्यादा तो न्यूक्लियर मास है। फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेचारे, उनका जोड़ भी लो तो ठीक है, एक्यूरेसी के लिए जोड़ लो, लेकिन कोई बड़ा फर्क पड़ना नहीं है उनसे। तो एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास लगभग बराबर जैसा ही होता है काफी हद तक। तो पूरे एटम में दबदबा अगर मास के हिसाब से सोचा जाए तो न्यूक्लियस का है। ये क्लियर हो पाया? यस सर। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरी बात। अब साइज के हिसाब से गौर करते हैं। एक बड़ा सा एरिया ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एरिया ले लेते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ बताया था मैंने आप लोगों को, और मैंने कहा भी था कि मैं ये जो चीजें बता रहा हूं मैंने खुद एससी वर्मा सर की किताब पढ़ के सीखा है। तो और ये काफी हद तक सही है बच्चों, ये कितना बेहतरीन आइडिया लगता है देखिएगा। 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा अगर आपके पास एक ग्राउंड है तो उसका एरिया कितना हुआ? तो जाहिर सी बात है 100 × 100। अगर इसी के बीचों बीच में एक छोटा सा 1 मीटर लंबाई का और 1 मीटर चौड़ाई का एक एरिया लिया जाए तो उसका एरिया होगा 1 × 1, मतलब 1 ही होगा बीच में। तो बच्चों न्यूक्लियस का साइज यही है, 1 मीटर स्क्वायर समझो। लगभग जो न्यूक्लियस का साइज होता है, देखिए 2D स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश है।
एटम 3D स्ट्रक्चर हुआ वैसे। न्यूक्लियस का साइज अगर पूरे एटम से रेशियो अगर आप देखते हैं अनुपात, तो लगभग 1:10,000 के आसपास आता है। ये पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एटम के लिए थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मोटे तौर पर लगभग न्यूक्लियस के मुकाबले 10,000 गुना बड़ा होता है एटम, या पूरे एटम का 10,000वां हिस्सा न्यूक्लियस होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पूरा एटम का स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझिए। पहले एक आइडिया दिमाग में बनाइए कि आपके दिमाग में एटम कैसा होगा, जो साइज के हिसाब से जो न्यूक्लियस होगा वो पूरे एटम के सामने स्टैंड नहीं करता। भाई आपके दोस्त को 10,000 रुपए दिए गए, आपको 1 ही रुपया दिया गया, तो आपको बड़ी निराशा होगी। आप तो यही कहेंगे ना, ये 1 रुपया भी क्या लेना है, इसी को दे दो। फिर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पूरे एटम का जो साइज होता है उसके सामने न्यूक्लियस का साइज नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट में घूमते हैं, तो बच्चों समझिए सारा एरिया उन्हीं के पास है, वो घूमते रहते हैं जिसमें वो बहुत बड़ा एरिया है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन के जो पाथ है उनको डिटरमाइन करने में मेहनत करनी पड़ी। नील्स बोर से लेके आगे आप पढ़ते आते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं। ये थ्योरी आपने केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ी। लेकिन जहां तक वजन की बात है, तो न्यूक्लियस का दबदबा ही वास्तव में है। तो अब आप एटम कैसा इमेजिन कर पा रहे हैं, अब आप सोचिएगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। चलो ठीक है। अब इससे हमारी समझ आज जिस संदर्भ में ये प्रासंगिक है, रिलीवेंट है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको। बच्चों मान लो मैंने स्टील का लिया, ये सॉलिड स्टील का इतना सा बार ले लिया मैंने, ये है ऐसा पाइप जैसा, और सॉलिड स्टील का है। अब मैं सॉलिड पे बड़ा ध्यान दे रहा हूं बोलते समय, सॉलिड है साहब, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें गैप नहीं। ये जो गैप है या गैप नहीं है, भौतिक वस्तुओं के साथ होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ। ये मनुष्य की आंखें जितना देख सकती हैं उस हिसाब से है। मैथमेटिक्स का गैप कंसेप्चुअल होता है कि नहीं? जैसे देयर इज नो गैप इन द रियल लाइन। आप दुनिया के किसी भी माइक्रोस्कोप से देखें, आज देखें या 100 साल बाद, कोई गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भौतिक वस्तु नहीं है, वो कंसेप्चुअल है। लेकिन जिसको आप सॉलिड स्टील कह रहे हैं ना, इसमें गैप मिलेगा। बच्चों ये कंडक्टर है, और नॉर्मली आप जानते होंगे कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आप 12th में हो तो इतना तो पता होगा ही सबको, इनमें फ्री यस इलेक्ट्रॉन। सर। बचपन में यार मैं सोचता था यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से निकला। आप कह रहे हो करंट फ्लो होते समय ऐसा होता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। मैं बड़ा हैरान रहता था, ये सॉलिड है यार, ये इलेक्ट्रॉन को जा कैसे पाता होगा, इलेक्ट्रॉन को रास्ता ही कहाँ मिलता होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं, बड़े आराम से जाते हैं। ऐसा कैसे होता होगा, आप लोग समझाना चाहेंगे? नहीं, चलिए मैं समझाता हूं। अभी आप एक एटम के बारे में सोचिए। आपने बताया कि एक एटम में काफी स्पेस होता है। कितना स्पेस खोखला है एक एटम में, जरा गौर करते हैं, देखिए प्लीज परसेंटेज वाइज। केवल न्यूक्लियस ही तो भरा हुआ है। न्यूक्लियस है 1/10,000 या 100 × 100, इतना भरा हुआ है। तो परसेंटेज वाइज 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये आया 0.01%। इतना सॉलिड पोर्शन है एटम। तो फिर खोखला कितना है एटम? 99.9%।
99%। अपनी आंखों से मत देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के नजरिए से सोचो चीजों को। आप जहां पर बैठे होंगे ना अभी कमरे में, आप कुर्सी, मेज, फर्श, दीवार, आपको लगता होगा मेरा कमरे का साइज बहुत छोटा है। एक लाल वाली चींटी होती है, बरसात में बड़ी मिलती है, वो कहीं पर काट ले तो मतलब बड़ा चुभता है थोड़ी देर। कभी देखिए लाल वाली चींटी? हाँ सर। यार एक बात बताइए, जहां पर बैठे हो वहां पर लाल वाली चींटी होती तो उसके हिसाब से ये कमरा, कुर्सी, मेज, जमीन, ये कितना बड़ा लगता उसे। तो ये तो बड़ा या छोटा तो नजरिए पर भी डिपेंड करता है, किस साइज में, किस एंगल, कितने से देख रहे हैं आप चीजें। एक लाल वाली चींटी जहां पर रहती है उससे तो 2-4 किलोमीटर का एरिया ही उसके लिए यूनिवर्स हो जाएगा भाई। वो तो बहुत ही दूरियां हो जाएंगी उसके लिए। 2-4 कम बोला तो 10 किलोमीटर सोच लो, लेकिन मनुष्य के लिए तो आज कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक एटम लगभग 99.99% अंदर से खोखला होता है। तो इतना जगह है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जगह मिली नहीं मिली एटम में? हाँ सर। अरे तो एटम से ही तो बना है फिर ये, और एटम से मॉलिक्यूल बने। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी है अभी, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी होती है, केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ और ये सब चीजें पढ़ते हैं आप लोग। तो अब आप समझिए, अगर मेरे पास सॉलिड जिसको मैं कह रहा हूं उसमें इलेक्ट्रॉन के नजरिए से बहुत ही ज्यादा जगह है, मतलब खोखला ही 99.99% है भाई। तो जिसको आप सॉलिड कह रहे हैं उसका ये हाल, उसमें इतना स्पेस है। अगर वो पूरा स्पेस अगर आप फिल कर दें तब बड़ी दिक्कत हो जाए, काल्पनिक तौर पर सोचें। अब आप यहां से नैनो मटेरियल्स पे आने लगते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल किस तरह से यूजफुल है वो यहां से समझ में आने लगता है। तो खैर मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की। यहां से एससी वर्मा साहब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। आप ये देखिए, एटम जब टूटता है तो एटम से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन चले गया, तो जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में। मान लेते हैं पॉजिटिव आयन है कोई, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट फ्लो होती है। हम ये बात समझ रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके मोशन से। आयन क्यों नहीं मूव कर रहे? वो भी तो पॉजिटिव है। क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चों, अब पहले 2 चैप्टर पढ़ने से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब फोर्स तो आयन पे भी लगा और इलेक्ट्रॉन पे भी लगा। तो इलेक्ट्रॉन तो भागे जा रहा है, आयन क्यों नहीं भाग पा रहे हैं? आप पॉजिटिव आयन तो कहीं बोलते ही नहीं है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो कि कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े हैं और सर बाकी आयन से बाउंडेड है सर। बिल्कुल, इसीलिए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। फ्री आयन बोला आपने, आपने नो आयन। सर। हाँ, एक तो ये बहुत ज्यादा भारी है। अभी सोडियम का भी हमने केस लिया था, 8 इलेक्ट्रॉन फ्री होना अलग बात है, लेकिन एक पूरा आयन उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा भारी हुआ ना। अभी हमने बात की थी, तो आयंस रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। रिलेटिवली शब्द भी बोला है मैंने, कि लगभग उनका जो मोशन है वो ऑलमोस्ट, और दूसरा आपस में बॉन्डिंग, सॉलिड स्ट्रक्चर है तो मूवमेंट की गुंजाइश देता नहीं है, तो वो लगभग वहीं बने रहते हैं। ठीक। अच्छा यार ये बताइए, सबसे हल्का मेटल कौन सा हुआ? मेटल सबसे हल्का पीरियोडिक टेबल के हिसाब से।
नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। लिथियम, लिथियम कहीं यूज में देखा है आप लोगों ने? सर बैटरीज। हाँ, अब तो लगातार लिथियम का तो अकाल पड़ने लग गया भाई। कभी जो जलवा सोने का, चांदी का, लोहे का अलग अलग फेज में रहा होगा मानव इतिहास में, आज वो जलवा लिथियम का है। लिथियम के बिना इतनी परेशानी होने लग गई है कि बैटरी, सेमीकंडक्टर सब रुक गया है। तो इस वजह से कोविड वाले फेज के बाद तो और आफत हो गई है। अब दुनिया वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा रही है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बैटरी वाले होंगे। मोबाइल की बैटरी तो बहुत छोटी होती है भाई, लेकिन अगर कोई गाड़ी आपको बनानी पड़े, एक ठीक ठाक कार बनानी पड़े, तो उसमें अच्छे खासा मात्रा में लिथियम की जरूरत पड़ेगी। इस चक्कर में पूरी दुनिया में होड़ लगी पड़ी है आज के दौर में। मैं फिर कह रहा हूं, जैसा जलवा कभी और मेटल्स का हुआ करता था पारंपरिक, आज वो लिथियम का है। पूरी दुनिया की कंपनियां और सरकारें उसके पीछे लगी हुई है। आप मैक्सिको का हाल देखिए, वहां सरकारें और प्राइवेट कंपनियां आपस में भिड़ी हुई है कि वहां जो लिथियम है उस पर किसका अधिकार है, बड़ी बहस का मुद्दा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा लिथियम दुनिया में जिस देश के पास है वो ऑस्ट्रेलिया है, और चिली के पास भी बहुत है, चाइना के पास बहुत है। और इन सब में चाइना ने बहुत तेजी से उसका उपयोग कर लिया है। चाइना तीसरे चौथे नंबर पे शायद आता है, लेकिन चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ा लिया है, टेक्नोलॉजी भी है और रॉ मटेरियल भी है। तो लिथियम आयन बैटरी, जो मैक्सिमम बैटरियां इस समय आपको दिखती होंगी, वो चाइना की वजह से दिखती होंगी। इसीलिए कोविड वाले फेज में चाइना ने भी एक्सपोर्ट बंद किया अपनी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में। और कोविड की वजह से चाइना पे बैन भी लगा दिया कई देशों ने वहां से सामान आने जाने में। तो दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियां परेशान हैं, स्पेशली जो बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली हो, चाहे मोबाइल बनाने वाली हो, सेमीकंडक्टर्स हो, लैपटॉप हो। आपने गौर किया होगा सब महंगे हो गए थे। और भी फैक्टर है महंगे होने के, लेकिन एक बड़ा फैक्टर लिथियम बैटरी आयन की कमी है। तो आज के दौर में हॉट जो सबसे ज्यादा मटेरियल है वो लिथियम है इस सेंस में। तो अब हम लोग इंसुलेटर्स पे थोड़ा सा और बात करते हैं। इस में अब चूंकि इस लेक्चर का टाइमिंग लास्ट की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा बातचीत करें ठीक है आगे। और हम इंसुलेटर जब कह ही रहे हैं, तो हम किस तरह के इंसुलेटर पे बात कर रहे हैं? हम दो तरह के इंसुलेटर की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ अब इस बात को। आप लोग कहेंगे कि मैंने तो सारा भाषण ही दे डाला, लिखाया तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इंसुलेटर के बारे में लिखिएगा। एन इंसुलेटर में बिहेव, दो तरह का बिहेव कर सकता है। इंसुलेटर पे जा रहे हैं हम, ध्यान से सोचिएगा। एन इंसुलेटर में बिहेव एज द फॉलोइंग टू वेज, ऐसे बना लेते हैं, एज द फॉलोइंग टू वेज। इंसुलेटर पे हमने कभी इतना सोचा नहीं अभी तक। हमने कहा ये इंसुलेटर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेचारे को वैसे ही छोड़ दिए। अब क्या होगा देखिए, जो एक तो ऐसे होते हैं जो अपने, जिनसे होके करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, इंसुलेटर है तो ऐसा होगा ही। इंसुलेटर है तो उनसे करंट फ्लो नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि फिर दो टाइप का कैसे हुआ? हुआ ये बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखते हैं किसी इंसुलेटर को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इंसुलेटर रखा, और तब भी आपको कहीं इंड्यूस्ड चार्ज भी नहीं मिला कहीं, तो ये तो इंसुलेटर ही हो गए, तो छोड़ो। एक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिसमें अपोजिट साइड में इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है?
सर इंड्यूस चार्ज। हाँ, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मैंने इंडक्शन पढ़ाया था ना आप लोगों को लास्ट चैप्टर में। हाँ सर। ऐसे इंसुलेटर को बच्चों डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर कैपेसिटर में असली जो रोल है वो डाइलेक्ट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है। डाइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर ही प्लेटों के बीच रखा जाए तो कैपेसिटर ही कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको लगेगा यार ये बड़े काम की चीज है। तो इसीलिए मैंने इंसुलेटर में भी दो कैटेगरी डाल दी। एक वो कैटेगरी मैं रिपीट कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बावजूद भी जिसमें चार्ज इंड्यूस नहीं हो पाता सरफेसेस पर, वो तो प्योर इंसुलेटर है, उन बेचारों को तो हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ भाई। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अपोजिट सरफेसेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उनसे करंट फ्लो नहीं होती है, तो वो भी इंसुलेटर लेकिन इंड्यूस हो जाता है। ये थ्योरी में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है। कैसे नहीं समझाया मैंने, बस बता दिया कि इंसुलेटर भी दो टाइप के। मेरी बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। चलो पहले, हाँ चलिए लिख लेते हैं इस बात को। तो हमने ये कहा कि हम इंसुलेटर को भी दो तरह से तोड़ रहे हैं। तो पहला लिखिए, इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थ्रू इट। हाँ, ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी ना ले जाने दे। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, ऐसे बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। ये हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है, कॉल्ड इंसुलेटर बस। इंसुलेटर तो सभी है, ये कोई बहुत अच्छा डिवीजन नहीं है, बात समझाने की कोशिश है। दूसरा, जिसमें इंड्यूस चार्ज इंड्यूस हो जाए सरफेस पर, तो लिखिए इट मे नॉट, ये तो होगा ही, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। पहला पॉइंट सेम है दोनों में, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, बट ऑन अप्लाइड, अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस्ड चार्जेस कर देना चाहिए, दो टाइप का होगा ना, चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स फेसेस, produced on its faces. Such an insulator is called, मतलब ये स्पेशल कैटेगरी है इंसुलेटर्स में। Such an insulator is called dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक में भी ऐसा नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाते तो ये तो कंडक्टर बन जाता है, तो वो इंसुलेटर ही। लेकिन इसमें थोड़ा सा चार्ज इंडक्शन होता है। अब चार्ज इंडक्शन की थ्योरी और उसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। इस लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग अभी 5:08 पे जुड़ते हैं बच्चों। तब तक मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, थैंक यू।